स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। जैसा कि इससे पहले हमने वर्कशॉप साइंस एंड कैलकुलेशन का लेवल 1 सॉल्व कर लिया है। अब लेवल 2 की बारी है। लेवल 2 को सॉल्व करेंगे और एक एक क्वेश्चन को समझते हुए चलेंगे। तो देखिए, जो हमारा लेवल 2 है, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा द पिच ऑफ स्क्रू जैक। जो पिच है स्क्रू जैक की वो क्या होती है। देखिए, आप कभी नट यूज़ किए होंगे, जो आप घर में नट होता है हमारा, उसमें जो चूड़ी बनी होती है वो पिच कहलाती है। तो वही चीज़ दिया हुआ है, पिच ऑफ स्क्रू जैक इज 1 mm, लेंथ ऑफ हैंडल इज 1 मीटर। तो मैकेनिकल एडवांटेज की आपसे वैल्यू पूछ रहा है। देखिए, तो मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल टू क्या होता है, हमारा होता है 2πl डिवाइडेड बाई पिच। ओके, अब 2πl, पाई की वैल्यू 3.14, एल की वैल्यू आपको दी हुई है 1 मीटर लेंथ ऑफ हैंडल, और पिच की वैल्यू दी है 1 mm। तो जिसको आप चेंज कर लेंगे मीटर में तो 1 × 10⁻³ होगा। वैल्यू रखते हैं, देखिए 2 × 3.14 मल्टीप्लाई बाई लेंथ आपको 1 मीटर दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 1 × 10⁻³ ये 10⁻³ को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस सारी वैल्यू का जब आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उसके बाद आपका आंसर निकल के आएगा 6280 के अप्रॉक्स। ओके, हेंस ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन फिगर गिवन बिलो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आपसे एक्स की वैल्यू पूछा है यहाँ पे, तो आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। देखिए कैसे निकालते हैं। यहाँ पे आपको 1045 दिया हुआ है, तो आप 1045 इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार। ओके, यानी CB डिवाइडेड बाई AB। ओके, तो जब 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, और आपको CB की वैल्यू कितनी दी हुई है 100, और AB की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब AB इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 100। ओके, तो यहाँ पे AB की वैल्यू आ गई आपको 100। अब आपको निकालना है x की वैल्यू। अब देखिए क्या करना है, फिर आप लगाइए 1060, क्योंकि अब पूरा एंगल लीजिए आप 1060 इक्वल टू, फिर आप क्या होगा लंब बटे में आधार। तो लंब जो है ये x प्लस 100, x प्लस 100 डिवाइडेड बाई, अब आपने AB की वैल्यू निकाली थी कितनी 100 अभी 1045 से, तो नीचे कर दीजिए 100, और 1060 का मान कितना होता है √3। अब इसका मान √3 है, तो √3 मल्टीप्लाई बाई 100 बराबर x प्लस 100। अब जब x का मान आप निकालेंगे तो इसको सॉल्व करिए आप, x इक्वल टू √3 माइनस 100 आप कॉमन ले लीजिए, √3 माइनस 1, √3 का मान होता है 1.732, 100 1.732 माइनस 1 में से 1 जाएगा, जिसका वैल्यू निकल के आएगा 0.732 मल्टीप्लाई बाई 100। अब आज आप इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, दैट इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है क्वेश्चन नंबर 3, ए 200 kg block fall from a height of 3 meter on a metallic piece. The metallic piece is compressed and block brought to rest in a distance of 40 mm. Calculate the average force exerted on metallic piece. देखिए इसमें क्या करना है कि जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है, अगर कोई चीज़ नीचे आ रही है तो उसमें कुछ ना कुछ मूवमेंट हुआ होगा,
काइनेटिक एनर्जी में उस बॉक्स को जब नीचे आया तो उसमें कुछ ना कुछ वेलोसिटी रही होगी, तो वेलोसिटी रही होगी तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आपको फार्मूला पता है, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। मैं जैसे सॉल्यूशन कर रहा हूँ आप इसको कॉपी पे लिखते जाइए, तभी आप, क्योंकि मैं इसके बाद इरेज कर देता हूँ, स्पेस उतना रहता नहीं है। तो ये काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गया आपका हाफ एम बी स्क्वायर। वैल्यू को निकालिए आप 1/2। मास कितना दिया हुआ है आपको 200, और वी स्क्वायर की वैल्यू आपको अभी गिवन नहीं है। तो ये चीज़ देखिए कि आपको काइनेटिक एनर्जी यहाँ से निकालनी पड़ेगी, और आपको इक्वेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये जो ए है एक्सेलरेशन, इसको आप ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहिए, ओके। और आपको जो वी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट होनी है यहाँ से, तो इनिशियल वेलोसिटी, कोई बॉक्स स्थिर रहा होगा उसके बाद उसके अंदर मूवमेंट आया होगा, तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी 0 हो गई, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई जो एक्सेलरेशन, जो पृथ्वी की तरफ कोई वस्तु आती है तो उसमें जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, मल्टीप्लाई बाई डिस्टेंस आपको यहाँ पे दी हुई है 3 मीटर हाइट, 3 रखिए। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 58.8, ओके। अब काइनेटिक एनर्जी आप इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि आपको वी स्क्वायर का मान पता चल गया। आप इसको वी को मत निकालिएगा, देखिए अब हाफ एम वी स्क्वायर में आप इस वैल्यू को रखिए 1/2। मास आपको कितना दिया हुआ है 200, मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी आपको कितनी निकल के आ गई, वी स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू 58.8। अब 2 से इसको काटेंगे तो 100 आएगा, यानी ये वैल्यू निकल के आएगी 5880। ये काइनेटिक एनर्जी आ गई आपकी। अब देखिए काइनेटिक एनर्जी जब आ गई तो एक तरह की एनर्जी हो गई है, और जो वर्क डन होता है वो भी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। तो जो वर्क डन है वो आप काइनेटिक एनर्जी के अगर बराबर है तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आपने निकाल दी है, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई 5880। अब फोर्स, एवरेज फोर्स आपसे पूछा हुआ है यहाँ पे, एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन मेटालिक पीस, माने वह एवरेज फोर्स उस बॉक्स पे मेटल के पीस पे कितना लग रहा है ये आपसे पूछा है। और डिस्टेंस आपको पता है, डिस्टेंस कितनी हो रही है, रेस्ट डिस्टेंस कितनी है इसकी 40 mm। तो फोर्स इजिकल टू क्या होगा आपका 5880 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये वैल्यू आपको mm में दी हुई है। अब क्या करना है आपको, 10⁻³ को ऊपर ले जाएंगे आप, तो ये 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 5880 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 40। आप इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर निकल के आएगा आपका 14700 के और 0, तो जो कि नियरली इक्वल है किसके 147150 के। तो हेंस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है कि विच ऑफ दीज इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें से कौन एग्जाम्पल नहीं है किसका, न्यूटन्स थर्ड लॉ का। अब देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ क्या कहता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। मतलब आप किसी चीज़ पे बल लगा रहे हैं तो उतना ही बल आपसे पीछे भी लगेगा। जैसे आप रोड पे चलते हैं तो बिना फ्रिक्शन के आप नहीं चल सकते, आप आगे की तरफ मूव करते हैं तो उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स आपको पीछे की तरफ धकेलता है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पृथ्वी से एक प्रक्षेपित रॉकेट, पृथ्वी से जब एक रॉकेट प्रक्षेपित होता है, जब ऊपर की ओर उड़ता है तो वो एक थ्रस्ट करता है नीचे की पृथ्वी की तरफ बल लगाता है, फिर ऊपर की तरफ मूव करता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम को फॉलो करता है। उसके बाद पैसेंजर ट्रेवलिंग इन ए कार लीनिंग फॉरवर्ड व्हेन ब्रेक आर अप्लाइड, माने एक कार में यात्रा करने वाले ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाता है। जैसे भी आप कभी बस में ट्रेवल करें चाहे कार में ट्रेवल करें, तो आप जब ट्रेवल करते हैं ब्रेक लगाते हैं, सडनली आपकी बॉडी क्या होती है, आगे का हिस्सा आगे की तरफ झुकता है। क्यों, क्योंकि ये न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को फॉलो करता है आपकी उस टाइम पे।
आप तब तक मूवमेंट में हैं जब तक आप मूवमेंट में चल रहे हैं कंटिन्यू, और जैसे ही ब्रेक लगा आपका वहाँ पे चेंज हुआ और आपने क्या किया, जड़त्व का नियम लगा, आपकी बॉडी आगे तरफ झुक गई। तो ये आपका न्यूटन्स फर्स्ट लॉ लगता है यहाँ पे। और एक गन बीइंग फायर्ड, आप जब गन से फायर करते हैं आपका हाथ पीछे की तरफ धक्का देता है, तो इसमें भी आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगता है। और 2 कार हिटिंग हेड ऑन, 2 कार जब टकराएंगी तो उसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया का तो जाहिर सी बात है लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ये एग्जाम्पल नहीं है न्यूटन्स थर्ड लॉ का। ये पॉइंट्स को आप जरूर रिमेंबर रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच अमॉन्ग दीज मेटल हैज मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, किसमें लीनियर थर्मल एक्सपेंशन सबसे ज़्यादा होता है। देखिए मेटल है बाकी सब एल्युमिनियम, ब्रास, सिल्वर, तो थर्मल एक्सपेंशन लेड में क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इन मेटल्स के। ठीक, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्यूजिबिलिटी इज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल विच मेटल हैज हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका हाईएस्ट मेल्टिंग होता है। ये तो जाहिर सी बात है, बल्ब में आपका जो घर पे पीला वाला बल्ब यूज होता है उसमें टंगस्टन लगा होता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। हेंस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये दिया है बाउसी इज डिफाइंड एज, बॉयल्स लॉ आप जानते होंगे। इसमें क्या होता है, उत्प्लावन का बल भी इसे कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जब आप व्यक्ति तैरता है पानी में तो वो अपनी बॉडी से उतना पानी हटा देता है जितना उसका भार होता है, मतलब वस्तु के हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से। तो वही कह रहा है कि उछाल जो होता है, माने बॉसी का जो रूप, उसको किस तरीके से परिभाषित किया गया। उसे परिभाषित इस तरीके से किया कि आप जब पानी में तैर रहे होते हैं आप अपने शरीर के भार के अनुसार पानी को विस्थापित कर देते हैं। तो हेंस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर, ऐसा आपको ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिख रहा है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। फॉर स्लो मूवमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट विच टाइप ऑफ स्क्रू आर कंसिडर्ड, स्लो मूवमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट के लिए हम किस प्रकार के स्क्रू को इस्तेमाल करते हैं। तो स्लो मतलब स्क्रू मतलब फाइन मूवमेंट होना चाहिए। तो डिफरेंशियल स्क्रू जो होता है हमारे, जैसे एक माइक्रोमीटर वगैरह में जो अंदर की तरफ स्केल रहती है बहुत फाइन वर्क करते हैं, तो उस तरह की स्केल वो जो होता है स्क्रू, वो सब कहलाते हैं डिफरेंशियल स्क्रू। जैसे माइक्रोमीटर में अंदर लगा होता है वो सब डिफरेंशियल स्क्रू की कैटेगरी में आते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फाइंड स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 0, 2 एंड 3, 0। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि स्लोप ऑफ लाइन जो होता है उसका फार्मूला क्या होता है। तो स्लोप ऑफ लाइन का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई y2 माइनस y1। ओके, तो x2 x1, अब देखिए यहाँ पे ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ओके, तो वैल्यू को पुट कीजिए, x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 3, x1 क्या है 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाई y2 क्या है 0 माइनस, और y1 क्या है -2। इसको सॉल्व करेंगे 3/2 आएगा आपका, तो 3/2 क्या होता है 1.5 के बराबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लेंथ 18 मीटर इज ड्रॉन फ्रॉम ए कॉपर सिलेंडर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड रेडियस 1 सेंटीमीटर। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ अ वायर, एक तांबे का सिलेंडर जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, उससे 18 मीटर लंबाई का एक समान मोटाई वाला तार खींचा जाता है। तो उसकी पूछ रहा है कि जो था उस पहले जो सिलेंडर था उसकी थिकनेस क्या रही होगी। तो इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो देखिए आप, ये यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लेंथ ऑफ इसका दिया हुआ है आपको। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वो क्या होता है πr²h। अब फिर ये सिलेंडर की फॉर्म में बन रहा है, ये भी πr²h होगा। ओके, अब जब ये भी πr² हुआ तो यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों की तरफ पाई कांस्टेंट, उसका कोई रोल नहीं है। अब आपको क्या करना है, थिकनेस यानी इसको R1 मान लीजिए, जो मोटा वाला था पहले वाला R1, और इसको R2 मान लीजिए, इसको H1 मान लीजिए, इसको H2 मान लीजिए। जो बदलने के बाद H2 हमारा कौन सा थिकनेस है, जो हमने वायर स्ट्रेच करके बना दिया पतला वाला। तो वैल्यू जब आप रखेंगे तो R1 की वैल्यू आपको पता नहीं है, R1 का स्क्वायर, H पता है आपको, लेंथ कितनी है 18। लेकिन आप क्या करिए, ये मीटर में दिया हुआ है, यूनिट पे जरूर ध्यान दीजिए। मीटर को इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए, मल्टीप्लाई बाई 100,
इक्वल टू, अब R2 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको, रेडियस 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 का स्क्वायर इंटू 8 सेंटीमीटर इंटू 8। अब देखिए, अब R1 की यहाँ से वैल्यू निकालिए, R1 का स्क्वायर बराबर आपका कितना निकल के आएगा, 8 डिवाइडेड बाई 1800। ओके, अब देखिए R1 बराबर क्या हो जाएगा, रूट में 8 डिवाइडेड बाई 1800। ठीक, अब ये 2 जीरो है तो बाहर क्या आ जाएगा, A1/10 बाहर आ जाएगा, और रूट में क्या आ जाएगा आपका 8 डिवाइडेड बाई 18 आ जाएगा, 2 से इसको काट दीजिए, 4 ये 9 आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2/3 आ जाएगा, और नीचे में 10 है, ये 2 से 10 को डिवाइड काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो 1/15 इज योर करेक्ट आंसर। तो 1/15 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। समझ में आएगा? चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साइन बार इज यूज टू मेजर, साइन बार का उपयोग करते हैं। देखिए साइन बार जो होता है एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक, जिसका प्रयोग करते हैं प्रिसाइज एंगुलर मूवमेंट के लिए। बहुत ही मैंने प्रिसाइज मैंने बहुत सटीक तरीके के जो एंगुलर मूवमेंट होते हैं उनके लिए साइन बार का प्रयोग करते हैं। अब देखिए मैं साइन बार का आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाना चाहूँगा। ये देखिए दोस्तों, ये साइन बार है आपका, इसका प्रयोग प्रिसाइज एंगुलर मूवमेंट के लिए करते हैं। तो ये डायग्राम मैंने आपके लिए ले लिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एट व्हाट टेम्परेचर बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल मेजर सेम वैल्यू, किस वैल्यू पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस की स्केल की सेम वैल्यू होती है? तो ये होता है आपका -40 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हम जो 4 वैल्यूज़ होती हैं टेम्परेचर की, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन एंड, केल्विन नहीं होती, 3 मैक्सिमम यूज होती है, एक आर करके है कुछ, तो इन तीनों का हम देख लेते हैं। C/5 सेल्सियस इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। ये फॉर्मूला होता है किसी भी वैल्यू को किसी भी वैल्यू में चेंज करने के लिए। तो कभी कभी कुछ क्वेश्चन इससे ही बन जाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इफिशियंसी इज रेशियो ऑफ, जो इफिशियंसी होती है क्या होती है, आउटपुट बटे में इनपुट होती है, तो पावर आउटपुट बटे में पावर इनपुट, हेंस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पे कह रहा है, सॉरी, क्वेश्चन नंबर कह रहा है फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी टू बी इन स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी। कोई फ्लोटिंग बॉडी है वो तब तक इक्विलिब्रियम का मतलब शांत अवस्था में तब तक रहेगी जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा आपका, तो बिलो सेंटर ऑफ बाउंसी, बिलो द सेंटर ऑफ बाउंसी के होगा तब जाके, क्योंकि जब आप तैरते हैं ना तो बिलो द सेंटर ऑफ बाउंसी रहते हैं, तैरने में इस चीज़ का उत्प्लावन बल का लग रहा है, तो बिलो द सेंटर ऑफ बाउंसी तब तक आप इक्विलिब्रियम में, जब तैर रहे हैं नहीं, अगर आप तैर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप स्टेबल इक्विलिब्रियम बने हुए हैं, तभी आप पानी में तैर पाते हैं। जिसको तैरना नहीं आता है वो इक्विलिब्रियम में नहीं बन पाता, इसी वजह से वो डूब जाता है। तो हेंस ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। अगर आपको ये सारे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।